नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। सूर्य ड्रोन ट्रैक 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामीजा हमारी सरकार युवाओं में रुझान पैदा कर रही है। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड को ड्रोन रक्षा विनिर्माण और अग्रणी बनाना है, जहां ड्रोन तकनीक आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान सरकार का प्रयास है, जहां पर हमारे युवा ड्रोन विशेषज्ञ बने लोगों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित समाधान भी खोजेंगे। वहीं पर उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने का संकल्प लिया गया है। नहीं, नवाचार और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हमारी प्राथमिकता में है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उस दिशा में काम कर रहे हैं और उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। चाहे वो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात अगर मैं करूं तो उसमें उत्तराखंड पूरे देश में पहले पायदान पर है। इसी प्रकार से स्टार्टअप्स के क्षेत्र में हम जहां अचीवर्स की श्रेणी में होते थे, आज हम लीडर्स की श्रेणी में हैं। तो ड्रोन के क्षेत्र में हो या लोगों को घर बैठे ही सर्विस देनी हो, 1905 जैसे जो हमारे एप्लीकेशंस आज काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत सुविधाजनक हो रहे हैं। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और जिन क्षेत्रों में हमारी अच्छी प्रगति हो रही है उन क्षेत्रों में हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर अपने को सस्टेन करें। और जिन क्षेत्र उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में आज सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा को सिर्फ यातायात नियमों तक सीमित न मानने की बात कही है। राज्यपाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा का सीधा संबंध नागरिकों के व्यवहार, सोच और जिम्मेदारी से है, जहां उन्होंने आह्वान किया है कि इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए जिससे समाज में स्वाभाविक अनुशासन और कर्तव्य बोध का विकास हो। वहीं सड़क पर सुरक्षित रहना केवल नियमों का पालन करना नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। वहीं कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। जब वक्ताओं ने सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताते हुए जागरूकता को सबसे बड़ा समाधान बताया। और अब देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चार धाम यात्रा के दौरान वैध व्यापार के लिए सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जहां बिना सत्यापन व्यापार पर होगी कार्रवाई। जब बाहरी व्यक्तियों को गृह राज्य से कराना होगा पूर्व सत्यापन। प्रशासन ने चार धाम यात्रा को लेकर जारी किए हैं निर्देश, जहां सत्यापन न कराने वाले व्यापारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। श्रद्धालुओं के साथ साथ व्यापारियों की सुरक्षा भी है प्राथमिकता, जहां चार धाम यात्रा के दौरान पुलिस दे रही है विशेष ध्यान। व्यापार के नाम पर अनाधिकृत प्रवेश नहीं बर्दाश्त। वहीं उत्तराखंड प्रशासन ने जारी की है चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जो चार धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। जो चार धाम यात्रा के दौरान वैध व्यापार के लिए सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। जब बिना सत्यापन व्यापार पर होगी कार्रवाई। जब बाहरी व्यापारियों को गृह राज्य से कराना होगा पूर्व सत्यापन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से चार धाम यात्रा को लेकर लगातार प्रशासन मुस्तैद बना हुआ है, वहीं पर एक अब सत्यापन को लेकर एक अनिवार्य किया गया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, चार धाम यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं और चारों धामों में दर्शन करते हैं। इस बीच तमाम लोग व्यापार भी करते हैं और अपने रोजगार को लेकर के वो पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि चार धाम यात्रा की जब शुरुआत होगी तो वो इस दौरान व्यापार करेंगे। और व्यापारियों में केवल उत्तराखंड के ही लोग नहीं होते हैं बल्कि अन्य प्रदेशों के लोग भी आकर के अपने रोजमर्रा के जो सामान है वो बेचते हैं और बाकी व्यापार करते हैं। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो बिना वेरिफिकेशन के सड़कों पर घूम रहे हैं या बाकी अन्य जगहों पर घूम रहे हैं। तो उनको लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से उन लोगों को ये कहा गया है कि वो अपना वेरिफिकेशन जरूर कराएं और खास तौर पर जो बाहरी राज्यों के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए, वो अपने राज्य में ही वेरिफिकेशन करा करके आएं और उसका डिटेल लेकर के आएं
ताकि जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम उनसे बातचीत करे, उनकी चेकिंग करे, तो उस दौरान वो बता सकें कि उन्होंने अपने बारे में पूरी सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी थी। और तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ उत्तराखंड में इस समय मौजूद हैं, चाहे मसूरी की बात करें, चाहे ऋषिकेश की बात करें, चाहे हरिद्वार है, चाहे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, वो तमाम जगहों पर जब वो लोग हैं तो वहां पर भी वो स्थानीय पुलिस से संपर्क करके अपने बारे में बता सकते हैं कि वो किस राज्य से आए हैं, कौन से जिले से आए हैं और कहां पर रहते हैं, ताकि वो उनके बारे में सारी चीजें पुलिस प्रशासन के पास रहे, सारी जानकारी उपलब्ध रहे। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के अब इस समय उत्तराखंड में पुलिस तंत्र काफी मुस्तैद नजर आ रहा है और कुछ एक दो घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर के पुलिस की टीम ने और ज्यादा मुस्तैदी दिखाई है और सबसे अपील की है कि वो किसी भी मामले में पैनिक न हो और समन्वय बना करके काम करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और आपस में मिलजुल कर इस यात्रा को सफल बनाने का काम करें। और चूंकि चार धाम यात्रा एक बड़ी यात्रा के तौर पर देखी जाती है, उत्तराखंड में जो आर्थिकी का आधार है चार धाम यात्रा, और इसको बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कवायद की जा रही है। लंबे समय से तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं और अब चूंकि चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट कल खुले और कल सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आएंगे और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो पुलिस प्रशासन के पास है, तो वो ये चाहते हैं कि कहीं से भी कहीं कोई अप्रिय घटना उनके सामने देखने को ना मिले। जी अजय जी, इसी के साथ जिस तरीके से सत्यापन को लेकर अनिवार्य किया गया है, वहीं पर अब व्यापारियों को अपना नाम लगाने के लिए भी बोला गया है। क्या ये इसी सत्यापन के दौरान ये आदेश जारी किया गया है कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों पर अपना नाम भी लिखेंगे? देखिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चूंकि जो बाहरी राज्यों के व्यापारी हैं, जो यहाँ पर छोटे काम करके अपने रोजगार की तलाश में आते हैं और अपना छोटा रोजगार चलाते हैं, तो ऐसे में उनको सत्यापन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है। और बाकी अन्य लोगों को ये जरूर कहा गया है कि चूंकि वो अपना परिचय रखेंगे, अपने दुकानों का नाम रखेंगे, अपना नाम सार्वजनिक करेंगे, बोर्ड लगाएंगे, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो धार्मिक चीजों को लेकर के सवाल उत्पन्न करते हैं और पिछले दिनों में कई सारी ऐसी चीजें यहाँ उत्तराखंड में भी और अन्य राज्यों में भी देखने को मिली थी। और ऐसे में अब चूंकि ये कहा गया है प्रशासन की ओर से कि जो बाकी के जो लोग हैं और व्यापारी हैं, वो अपने नाम का अगर बोर्ड रखेंगे और अपने बारे में पूरी जानकारी अगर सार्वजनिक करेंगे, कौन सा सामान किस रेट लिस्ट में वो बेच रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। और जिसको जो जरूरी होगा वो वही उस दुकान पर जा करके और उस जगह पर जा करके खरीदारी कर सकता है या वहां पर खाना खा सकता है, तो ऐसे में या ठहर सकता है। तो ऐसे में सरकार की एक अच्छी पहल हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कहीं पर किसी की धार्मिक भावनाएं ना आहत हो और सभी लोग मिलजुल करके इस चार धाम यात्रा के दौरान भी शामिल रहे। तो ऐसे में ये दोनों की बात अगर हम करें तो अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि प्रदेश सरकार की ओर से ये जारी किया गया है निर्देश, दिशा निर्देश, और कहा गया है कि सभी जिला प्रशासन इसको सख्ती से पालन करें और सभी लोग इसमें सहयोग करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चार धाम यात्रा के दौरान वैध व्यापार के लिए सत्यापन अनिवार्य किया गया है और बताया गया है कि बिना सत्यापन व्यापार पर कार्रवाई होगी। वहीं भारी व्यापारियों को गृह राज्य से कराना होगा पूर्व सत्यापन। खबर उत्तरकाशी से है, जब फूलों से सजा है केदारनाथ मंदिर, जो 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट। जब बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने किया है प्रस्थान, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंचमुखी डोली के साथ मौजूद बने हुए हैं। दरअसल उत्तराखंड की पावन भूमि एक बार फिर से भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर होती है। जहाँ केदारनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 2 मई को श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे और उससे पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने आज ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए शुभ प्रस्थान किया है। वहीं हर हर महादेव के जय घोष के बीच बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने भक्तों के साथ
केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान किया है। चौकीमठ से प्रारंभ हुई यह यात्रा रात्रि विश्राम के साथ विभिन्न पड़ावों से होकर केदारनाथ मंदिर परिसर पहुंचेगी और इस बार केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों से सजे केदारनाथ धाम की पहली तस्वीर अब सामने आने लगी है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। मंदिर की सजावट इस बार और भी भव्य और आध्यात्मिक रूप से नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से अब चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, वह केदारनाथ मंदिर का किस तरीके का माहौल, किस तरीके का नजारा देखा जा रहा है? देखिए श्वेता, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह खोले जाएंगे और उसके लिए प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। केदारनाथ की डोली आज शाम अपने धाम में पहुंचेगी और अब इसके बाद से कपाट खुलने का जो कार्यक्रम है वो होगा। पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोले जाएंगे। आम तीर्थयात्रियों के लिए सभी लोग दर्शन करेंगे वहां पर पहुंचकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर वहां पर मौजूद रहेंगे और इस समय नजारा काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के धाम को मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और कई दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लोग हैं जो आज ही धाम में पहुंच गए हैं और वो कल सुबह जब कपाट खुलेंगे तो वो इस अवसर पर वो उसके साक्षी बनना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सबसे पहला दर्शन वो ही करें, तो इसलिए वहां पर काफी संख्या में लोग भी पहुंच गए हैं और कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है उसको भी अब शुरू की जा रही है और काफी उत्साह और उमंग का माहौल है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ये जरूर कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम जो है वो बदलेगा और बारिश से और बर्फबारी का जो दौर चूंकि केदारनाथ धाम में है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आस्था और भक्ति का जो एक संगम है वो देखने को यहाँ मिल रहा है और देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में तीर्थयात्री अभी पहुंचने शुरू हो गए हैं और कल से विधिवत बाबा केदार के दर्शन होंगे। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। बाबा भोले के जयकारों के साथ जब कपाट खुलेगा उस अवसर पर हजारों की संख्या में जो भक्त हैं, तीर्थयात्री हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। शासन प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां इसको पूरी कर ली गई हैं और अभी केदारनाथ धाम के मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से भक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और हर हर महादेव के जय घोष के बीच बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने भक्तों के साथ केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान किया है। रोकीमठ से प्रारंभ हुई यह यात्रा रात्रि विश्राम के साथ विभिन्न पड़ावों से होकर केदारनाथ मंदिर पहुंचेगी और जहां पर कल सुबह के समय इसके कपाट खोले जाएंगे। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। जब यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने ये बैठक की है। जब जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए नहीं करना होगा इंतजार। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए अब लंबी लाइनों में देर तक इंतजार नहीं करना होगा। वहीं जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि दर्शन के लिए लाइन में खड़े तीर्थयात्रियों को 1 घंटे से कम समय में दर्शन करा दिए जाएं। और जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जानकारी दी कि संगम ब्रिज के समीप टोकन काउंटर लगाए जा रहे हैं और इस टोकन काउंटर को लगाए जाने के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन में काफी सुगमता होगी। पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मंदिर में दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे तक लग जाते थे, लेकिन इस बार दर्शन के लिए अधिकतम 1 घंटे की समयावधि सुनिश्चित की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए एक बेहतर डायवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है।
आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यात्रा की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। शायद फिजिकल मीटिंग इस तरीके की आखिरी हो रही है। इसमें पुलिस की तरफ से डाइवर्जन प्लान जो है डिस्कस किया गया। जो हमारा इस बार का प्लान रहेगा, जो लगभग 3-4 महीने पहले हमने उखीमठ और तगाशी क्षेत्रवासियों से बातचीत करके डिस्कस करके फाइनल किया था, जिसमें बांसवाड़ा हमारा मेन पॉइंट रहेगा। बांसवाड़ा से हम यात्री वाहन जो है वो बसुकेदार क्षेत्र से हम उसको नमगोंडी तिराहे से उत्तरकाशी की तरफ भेजेंगे। और जो वापसी आने वाला यात्री वाहन है वो कालीमठ तिराहे से लेके कालीमठ क्षेत्र से उखीमठ एरिया में और चुन्नी बेट से कुंड की तरफ आएंगे। और कुंड वाला क्षेत्र रहेगा वो हमारा लोकल्स के लिए और सरकारी वाहनों के लिए फ्री रहेगा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया। लगभग 500 से 600 वाहन हम द्वारा एरिया में हमने एक होल्डिंग एरिया आइडेंटिफाई किया है, जहाँ से शटल सर्विस से हम उसको सोनप्रयाग सीतापुर एरिया तक ले जाएंगे। तो इस तरीके का ये इंतजाम रहेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन इस बढ़ती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। जहां मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 1 से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी उम्मीद जताई गई है। जहां मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी की भी चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक रोहित तापलियाल का कहना है कि लगातार 5 दिन तक बारिश होने से बढ़ते तापमान में कमी आएगी। गौरतलब है कि 3 दिन पहले राजधानी देहरादून में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो वर्तमान में 35 डिग्री के आसपास चल रहा है। अब इसमें गिरावट आने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। एक्टिविटी बढ़ेगी तो 1 और 2 तारीख को उत्तराखंड में जो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, यहाँ पे अनेक स्थानों तक में भी हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है 1 और 2 तारीख को। इसी तरह से 3, 4, 5 तारीख में भी उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों तक में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावनाएँ हैं। इसमें जो चेतावनी की बात करें तो आज जो है उत्तराखंड के जो मैंने जनपद बताए पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी और जो है तेज़ झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।